कि योर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इनसाइडर ट्रेडिंग। ये जितना भी सम इश्यूज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके चैप्टर है, आई थिंक इट इज़ योर चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू मी, मे बी कुछ और भी हो, बट द पॉइंट इज उसमें शॉर्ट नोट आपको आता है। अब वो विसल ब्लोअर पे आएगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग पे आएगा या किसी और टॉपिक पे आएगा, वो मैं नहीं बता सकती, बट देयर विल बी अ पर्टिकुलर शॉर्ट नोट जो आपने देखा होगा ना। सबसे पहले ये समझो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग यहाँ पे बात हो रही है मोस्टली शेयर्स की या मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स और स्टॉक्स को परचेज करने की। नाउ द पॉइंट इज, एज यू नो, शेयर के प्राइसेस मार्केट में अप और डाउन होना ही एक सेल और परचेज में प्रॉफिट होता है। सो सपोज आपने कम प्राइस पे खरीदा, ज़्यादा प्राइस पे बेचा, दैट इज़ योर प्रॉफिट। लेकिन पॉइंट ये, आपको कब कैसे पता चलेगा कि प्राइस बढ़ने वाला है कि प्राइस घटने वाला है। वो जनरल पब्लिक को घर पे बैठ के नहीं पता चलता कि वेदर द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज और इज गोइंग टू बी डिक्रीज। बट सपोजिटली मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली अबाउट शेयर्स। लेकिन मान लो आप उस कंपनी के कोई मेंबर हो, आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हो, आप उस कंपनी के डायरेक्टर हो, आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो या कुछ और। नाउ देयर कैन बी some kind of information which is easily available to you but not to the general public. Suppose आपको पता है कि इस कंपनी को कोई बहुत ही ब्रॉड नुकसान हो चुका है जिसका इम्पैक्ट अगले महीने शेयर प्राइसेस पे दिख सकता है, तो आपने अपने शेयर आज ही बेच दिए क्योंकि आपको पता है कि इस इन्फॉर्मेशन की लीक होते ही शेयर का प्राइस डाउन जाएगा। आपको ये पता है कि आज ये कंपनी के प्रॉफिट्स या कोई नया प्रोजेक्ट साइन होने वाला है, सो जैसे ही या कोई नया प्रोजेक्ट वो लेके आ रही है, सो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मार्केट में लीक होगी आपको पता है कि अब क्या होगा, इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप उस टाइम पे बेचने के लिए तैयार हो, या आपने आज कम रेट पे खरीद ली ताकि आप उस टाइम पे सेल कर दो। सो इनसाइडर ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट यू हैव सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विच मे नॉट बी अवेलेबल टू जनरल पब्लिक एंड यू आर यूटिलाइजिंग और कैपिटलाइजिंग दैट। ठीक है, दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इट कैन बी ऑफ एनी काइंड। सपोजिटली आप जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जहाँ पे लिखा है यू हैव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, you are using that information to either avoid the loss or to gain profit. That is your insider trading, simple language में। ठीक है, एंड ये बात याद रखना, इनसाइडर ट्रेडिंग का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यानी मतलब इंटरनल मेंबर्स को होता है। एक्सटर्नल डू नॉट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज accessible to everybody, it is not confidential, as simple as that। अगर वो इन्फॉर्मेशन सबको पता है तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों को पता है तभी उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। बोलो। सो जो कॉर्पोरेट इंसाइडर्स होते हैं दे आर मोस्टली द हाई प्रोफाइल, जैसे कि लिखा भी है, बहुत सिंपल है, कंपनी के ऑफिसर, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स। अब ऐसा नहीं होगा कि यू आर अ डेस्क एम्प्लॉय और तुम्हें कंपनी के बैलेंस शीट की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ऑब्वियसली यू हैविंग अ सर्टेन स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, only then you will be able to benefit from that। बोलो, ये ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये एक इलीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अगर किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ऑनलाइन या शेयर्स की ट्रेडिंग करी है तो मैंने कोई इलीगल काम किया है। सो ये वर्ड याद रखना, कोई भी इन्फॉर्मेशन इनसाइडर ट्रेडिंग की इलीगल नहीं होती, बट इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? हाउ यू आर मैनेजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू आर मैनेजिंग योर कॉर्पोरेट, और हाउ यू आर checking the flow of information in your organization. When the flow of information is corrupted, see corrupted से मेरा मतलब है कि information गलत हाथों में चली जाती है। ठीक है, then इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं। और एक चीज़ याद रखना, उसका फ़ायदा नुकसान भी कंपनी को हो सकता है। क्यों? क्योंकि मे भी जो शेयर कंपनी एक अच्छे प्राइस पे बेच सकती थी वो कम प्राइस पे चले गए। क्यों? क्योंकि किसी के पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। सेम केस में वो शेयर्स जो कम प्राइस पे खरीदे जा सकते थे वो किसी ने ज़्यादा पे दिए आपको। सो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलीगल से, आप ये मत सोचो कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हो तो आपको फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन अब आप सोचो आप उस कंपनी के ओनर हो तो आपके शेयर्स एक्चुअली लेस प्राइस पे किसी को मिल रहे, दैट इज़ अ लॉस टू। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट्स अ कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट एन इलीगल कॉन्सेप्ट। मेरा कहने का मतलब यही समझूंगा। बोलो, थोड़ा सा हटा के बोलो। अनएथिकल बोल सकते, हाँ, एथिकल नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन एथिकल भी नहीं है। सो इन शॉर्ट इट्स एन अनएथिकल कॉन्सेप्ट। एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन you should never indulge yourself into insider trading. It means even you have some kind of confidential information
do not exploit that information or capitalize information for your own benefit. As in, obviously, corporate governance का मतलब क्या है? If you are employee of the organization, think about the organization. So उस सेंस में आपको इसे अवॉइड करना होगा, यानी कि मुझे इवन एम्प्लॉई होने के बावजूद अगर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसीज़ को रूल्स को कंडक्ट किया जाए, तो मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए, ठीक है. देन इनसाइडर रेगुलेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं. बाकी यूके में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है, दैट डजंट मैटर. सी इंडिया में यू हैव सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये क्या करता है? इसका काम ही है रूल्स एंड रेगुलेशन का, ठीक है. अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्राइमरी मार्केट के भी होते हैं, सेकेंडरी मार्केट के भी होते हैं, और जो आपकी एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडिंग है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में हो सकती है, ठीक है. अगर किसी ने देखा तो अभी पिछले महीने या मैक्सिमम 1.5-2 महीने पहले पेटीएम ने अपना IPO निकाला था, ठीक है. डाउन हो गया 4 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, यानी जिस प्राइस पे वो शुरू हुआ था आज उसका हाफ भी मार्केट में अवेलेबल नहीं. उसका रीज़न आपको क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में आपने एक हाइप क्रिएट कर दिया कि पेटीएम और उसके IPO आ रहे हैं. सो एक्चुअली उस IPO की वैल्यू अगर 400 रुपये भी नहीं थी तो उसकी बुक बिल्डिंग जाके 1200 रुपये पे ख़त्म हो गई थी. लेकिन मार्केट में फ़्लो भी तो होना चाहिए ना. फ़्लो मतलब जब तक सेल परचेज रेगुलर नहीं होगी, आप सिर्फ मार्केट में अगर शेयर बेचते जाओ कोई खरीदेगा नहीं तो क्या होगा? अगर आपकी कोई मार्केट में शॉप है, सपोज आपके पास एक शॉप है, आप सामान लाते जा रहे हो, आपने पूरी अपनी दुकान भर दी, किसी ने ख़रीदा नहीं तो क्या होगा? इतना तो बोलो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. आपको अपना सामान रद्दी में बेचना पड़ेगा. आप मेरी बात समझो. डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है ना? यू हैव क्रिएटेड अ सप्लाई, देयर इज़ नो डिमांड आउटसाइड. व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? यहाँ पे तुम एक काम करो, बुक्स लगाते जाओ और पढ़ते जाओ, लेकिन कोई खरीदने के लिए नहीं बैठा, तो एक दिन तुमको उसको एक्चुअली वेस्ट मटेरियल में डालना पड़ेगा. होगा या नहीं होगा? वही चीज़ शेयर्स के साथ भी होती है. शेयर्स की भी एक डिमांड एंड सप्लाई है. ये हम ऐसे ही नहीं पढ़ते. ये इक्विलिब्रियम ना ऐसे ही आता है ना ऐसे ही जाता है. जब एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइस क्यों बढ़ता है, जब एक्सेस सप्लाई होती है तो प्राइस क्यों घटता है. ये सब पढ़ के आए हो ना, तो ये रियलिटी होती है कि मार्केट में आप अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस सप्लाई करोगे प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है. और जैसे ही उसकी स्कैरसिटी होगी, कमी होगी, डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन अवेलेबल नहीं होगा, प्राइस बढ़ेगा ही होगा, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज़ देयर. अच्छा वो था उसका. अब मैं एक चीज़ बता दूँ सेबी के बारे में, ठीक है. सेबी कब बना, क्या है? इनिशियली सेबी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड गाइडलाइंस निकालता था, लेकिन अभी आपके पास जितनी भी गाइडलाइंस है रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे विसल ब्लोइंग हो, इनसाइडर ट्रेडिंग हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, सबकी सब आपकी इंडिया में, ठीक है, सेबी के थ्रू आती है. एक चीज़ याद रखना, आप एक वर्ड पढ़ोगे SEC, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन. इट्स अ UK ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की नहीं है. सो वेन एवर यू आर राइटिंग द गाइडलाइंस फॉर एनी क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट ऑन सेबी, ठीक है. ये चीज़ याद रखना. सो एक लाइन सुन लो कि प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज टू द एक्सचेंज प्रॉम्प्टली. यानी कि अगर किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी प्राइस सेंसिटिव एंड विच मे क्रिएट हैवॉक और मे बी प्राइस डिस्ट्रैक्शन इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका सबसे पहला काम है सेबी को या उस स्टॉक एक्सचेंज को, जैसे कि इंडिया में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, NSE एंड BSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. सो इन 2 को बताना बहुत ज़रूरी है आपको ये इन्फो, क्योंकि वो उसे पब्लिक करेंगे. सो बेसिकली वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि देयर इज सम इन्फॉर्मेशन जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ को मार्केट में बढ़ा सकती है, यानी कि इसका फ़ायदा लोग ले सकते हैं, तो पहले ही जनरल कर दो, क्योंकि जैसे ही वो जनरल पब्लिक को पता होगी उसका इम्पैक्ट न्यूट्रल आएगा, यानी सब पे इक्वल आएगा. लेकिन अगर वो किसी एक को ही पता होगी, 2 को पता होगी, 4 को पता होगी, तो बाकियों को तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन उन 4 लोगों को वो नुकसान फेस नहीं करना पड़ेगा. जैसे अगर मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मुझे पता है कि कल इस कंपनी का ये लॉस डिक्लेयर होगा, अभी मैं कुछ फ्रॉड्स बढ़ाऊँगी, इसमें सत्यम फ्रॉड है, ठीक है. अब आपको क्या लगता है कि सत्यम के जो एक्चुअल डायरेक्टर्स थे उन्होंने लॉस फेस किया होगा? कतई नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगले दिन वो अपनी कंपनी की बैंकरप्सी डिक्लेयर करेंगे. उन्होंने अपने शेयर 2 दिन पहले ही बेच दिए. आप समझ रहे हो? यानी कि जब तक सत्यम के शेयर का प्राइस एक्चुअली 1100-1200 था, उन्होंने अपना शेयर को 1100-1200 पे ही बेचा, और जैसे ही 2 दिनों में उन्होंने पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर की और शेयर का प्राइस आधे घंटे के अंदर डाउन आ गया, तो नुकसान किसको हुआ? जनरल पब्लिक को, जो उसके शेयर लेके बैठी थी, जो अपने घर में बैठी थी,
ये सोच के कि उसके पास एक ऐसा शेयर है जिसकी वैल्यू 1200 रुपये है और अगले आधे घंटे के अंदर उसकी वैल्यू 2400 रुपये भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेबी की गाइडलाइंस आपको ये कहती है डिक्लेयर योर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी जनरलाइज, इट कैन बी इन्फॉर्मेशन, इट बिकम एन इन्फॉर्मेशन विच विल बी हैविंग न्यूट्रलाइज इम्पैक्ट, सबको नुकसान होता है। ठीक है, इट कांट बी लाइक कि सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग बेनिफिट एंड अदर सेक्शन इज गेटिंग लॉस। दूसरा, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन इंडिया हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग। सी कोड ऑफ कंडक्ट आई वुड से इट इज़ अवेलेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, लिखा होता है, रखा होता है, छपा होता है, लेकिन वो कितना फॉलो होता है उसके लिए मैं वो लाइन्स नहीं पढ़ती क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, माना जाता है कि इट इज़ फॉलोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस आर बीइंग फॉलोड, पीपल आर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग, not discriminating between the insiders and the outsider, but it happens. ठीक है, there is a provision relating to insider trading in companies act. I'll be reading one line. It is considered an act of counseling about procuring or communicating directly or indirectly any kind of non-public information or price sensitive information to any person. It means if I am sharing any kind of information which is non-public, which is price sensitive, ठीक है, communicating, counseling, guiding someone about this kind of information, I am doing insider trading. मतलब I am insider trader if I am doing this. That is the definition given by the Companies Act. ठीक है, again I will be saying one simple thing. price sensitive information क्या होती है? जैसे मैंने बताया, कोई भी information जो आपकी डिमांड एंड सप्लाई के प्राइस को अफेक्ट करती है वो आपकी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए मैं कैटेगरी नहीं बनाऊंगी, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ डिफ़िकल्टीज इन डिटेक्टिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। से डिफ़िकल्टी क्या होती है? जैसे यहाँ पे सत्यम का ये केस लिखा है, ठीक है, अब मैं बता दूँ डिफ़िकल्टी क्या होती है। डिफ़िकल्टी ये होती है कि दे आर नॉर्मली द पावरफुल पीपल, दे आर नॉर्मली द हाई डेजिग्नेटेड पीपल। नाउ इफ़ यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इफ़ यू आर द बोर्ड ऑफ मेंबर, मैं तुम्हें पूछती हूँ तुम एक बोर्ड ऑफ मेंबर हो सारे के सारे, मान लो, ठीक है, किसी कंपनी में तुम सबके पास एक कंपनी के 15, 20, 50, 10% का शेयर है। अब तुम सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हमारी कंपनी अगर कल बैंकरप्ट हो रही है तो हम अपने शेयर एक एक करके आज कल में बेच देंगे, फिर अभी बैंकरप्सी डिक्लेयर करेंगे। हु कैन डिटेक्ट इट? अब मैं कैसे पकड़ूँ? जनरल पब्लिक तुम्हारा गलत नहीं पकड़े किया, ठीक है। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज? रीजन इज बिकॉज व्हेन द हाई ऑफिशियल हु हैज़ द पावर, हु आर एक्चुअली गोइंग टू डिक्लेयर कि भाई ये लॉस होने वाला है, इफ दे आर यूजिंग द इन्फॉर्मेशन देन यू कैन नॉट कंप्लीट, आई मीन यू कैन नॉट कंट्रोल इट। डिफ़िकल्टी इन डिटेक्टिंग का मतलब ही यही है कि आप ये कह लो कि जो लोग एक्चुअली इनसाइडर ट्रेडर्स होते हैं वो लोग ही नहीं होते जिन्हें कंट्रोल किया जा सके, वो लोग होते हैं जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। हाई ऑफिशियल्स, द CFO, CEO, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इवन द ऑडिटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम ऐसा भी हुआ है दैट दे ऑल्सो हैव द इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिविटी, जिसे ऑडिटिंग कंपनी ने ही यूटिलाइज कर लिया। द स्कैम्स आर देयर। सो द पॉइंट इज़ कि इट ऑल डिपेंड्स कि इन्फॉर्मेशन किसको अवेलेबल है और इसे कैसे यूज़ किया जा रहा है। डिफ़िकल्टी लाइज इन द पावर। इफ द पावर स्ट्रक्चर इज बीइंग मिसयूटिलाइज यू कैन नॉट कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट रेटिंग एजेंसीज। इसीलिए वर्ड्स ना, ब्लू चिप कंपनीज, ए रेटिंग कंपनी, ए रेटेड डिबेंचर। कभी शेयर मार्केट का कोई स्ट्रक्चर उठा के देखो और समझो। सी क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? आप लोगों ने कभी पढ़ा है? आपके पेरेंट्स की भी क्रेडिट रेटिंग होती होगी, स्पेसिफिकली जिनकी इनकम होती है, बिजनेस होता है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल लेमन की लैंग्वेज में बोलूँ तो क्रेडिट रेटिंग का ये मतलब होता है कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, आपको लोन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। अब मैं अगर शेयर मार्केट के फॉर्म में बोलूँ तो आपका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर शेयर एक्सचेंज में लिस्ट किया भी जाए तो एक शेयर कंपनी आपकी है, एक आपकी है, किसकी अच्छी है? तो आपको ए दिया जाए, बी दिया जाए, सी दिया जाए, A+ दिया जाए या आपको डी करके बाहर किया जाए। काइंड कहने का मतलब ये है यू आर बीइंग गिवन नंबर्स। द नंबर्स आर एक्चुअली योर आइडेंटिटी, हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन। जैसे कि एक बच्चे को जब रिपोर्ट कार्ड में A, B, C मिलता है तो आप क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये वाला इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो जब एक कंपनी का शेयर A+ की कैटेगरी में है और एक कंपनी का शेयर और डिबेंचर B की कैटेगरी में है तो क्या डिपिक्ट होगा कि A+ में प्रॉफिट के चांसेस हैं, उसका प्राइस हाई जाएगा, वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है या वो अच्छे प्रॉफिट शो कर रही है। बच्चा बहुत बात करनी है तो बाहर चले जाओ, सुनो बहुत बात करनी है बाहर चले जाओ, दोबारा नहीं होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी, ठीक है, आउट।
लेकिन अगर किसी का सी ग्रेड है एंड यू विल गेट द अटेंडेंस, कोई इशू नहीं है। तो अगर किसी का सी ग्रेड है तो फिर क्या शो होता है कि उसके नंबर कम आए होंगे, कंपनी का प्रॉफिट कंपेरेटिवली में भी कम है, या अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा या लॉस होगा। सो रेटिंग एजेंसीज आर एक्चुअली दोज एजेंसीज विच आर रेटिंग और विच आर गिविंग रेटिंग टू दी शेयर्स, ठीक है, सो दैट पीपल कैन गेट द आइडिया, इवन डिवेंचर्स, so that people can get the idea whether to invest in the company or not. Blue chip companies are the most high profile company. Blue chip का मतलब ही यही है कि वो इस टाइम पे मार्केट के सबसे बड़े लीडर्स हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पास, अगर आपने कभी देखा हो, मुझे नहीं पता किसको पता है या नहीं, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट NSE, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सो जो आपका NSE होता है उसका एक इंडेक्स है विच इज़ निफ्टी, ठीक है। निफ्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 कंपनीज एंड देयर इज अ सेंसेक्स विच इज़ BSE का, ठीक है, दैट इज अबाउट 30 कंपनीज। Those 30 companies and those 50 companies are blue chip companies which will be giving the highest return for that particular day. And remember one thing, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी आज BSE में मतलब निफ्टी में या सेंसेक्स में आगे तो वो ज़िंदगी भर वहीं रहेगी, वो हट जाएगी जिस दिन उसकी रेटिंग डाउन हो जाएगी और कोई और कंपनी आ जाएगी जिसकी रेटिंग अप हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई BSE and Nifty and Sensex number and the name of the company name of the company keeps on changing. तो रेटिंग क्या होगी? सी रेटिंग आपको एक ग्रेड देगी, एक चीज़ समझ लो, रेटिंग आपको ये बताएगी कंपनी कैसी है, रेटिंग आपको ये बता सकती है कि कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, लेकिन रेटिंग कंपनी कभी भी कंपनी के ऊपर कमेंट नहीं करेगी। रेटिंग आपको ये नहीं बताएगी कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करती है या नहीं करती। रेटिंग आपको ये नहीं बताएगी कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। रेटिंग आपको कभी ये नहीं बताएगी कि ऑडिटिंग हो रही है या नहीं। सो पॉइंट ये है कहने का कि रेटिंग को ये नहीं समझना चाहिए कि रेटिंग है और किसी रेटिंग एजेंसी ने किसी शेयर्स को या डिबेंचर्स को रेट कर दिया तो उसने आपको एक आइडिया दे दिया कि हाँ ये कंपनी तो बहुत ही अच्छी है। वो सिर्फ उस कंपनी के उस पर्टिकुलर लॉट के बारे में आपको बता दें, बिकॉज द कंपनी में कम विद लॉट ऑफ लॉट्स। लॉट का मतलब है शेयर। आज एक कंपनी ने इक्विटी शेयर निकाले तो मान लो उसकी प्रेफरेंस है, फिर अगले साल उसका डिबेंचर है, उसके डिबेंचर एक्सपायर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मीनवाइल होती रहेगी। ऐसा तो नहीं ना कंपनी आज 1995 में शेयर निकाले तो फिर उसके कभी शेयर ही नहीं आएंगे, होगा ऐसा? नहीं। तो जिस तरीके से कंपनी की डेवलपमेंट होती है उसकी रेटिंग भी मूव ऑन होती है, लॉट के हिसाब से भी होती है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रिसाइल। क्रिसाइल भी बोलते हैं, क्रिसाइल भी बोलते हैं, डिपेंड अपॉन हाउ आप उसको यूज़ कर रहे हो। इट्स अ क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाउ दिस इज द मोस्ट हाई प्रोफाइल, ठीक है। एक मूडी भी है, अगर सुना हो तो, ठीक है, हाँ एक मूडी भी है, और एक कौन सी थी, S&P, ठीक है, नहीं किसा S&P नहीं, मूडी तो है, एक और है बच्चा केयर है, केयर हो सकती है, हाँ केयर है, दैट इज बाय IDBI. So the point is these are the rating agencies which are available in India and they will rate all these financial instruments. Now financial instruments are your shares also, your debentures also, ठीक है, it is your derivatives also, अगर आपने पढ़ा हुआ है क्योंकि आप FM पढ़ के आए हो या पढ़ रहे हो, दोनों में से जो भी हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव, आपने पढ़ा होगा ADRs होते हैं, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, GDRs होते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड का हो तो म्यूचुअल फंड होता है, ऑप्शन है, सुना है ना, ये सब सुने। these all are financial instruments and these all are being traded in the market and they are being rated also. रेटिंग के लिए आपके पास रेटिंग एजेंसी है, हर एक रेटिंग एजेंसी का स्टैंडर्ड होता है, कोई A+ यूज़ करता है, कोई एक AA+ यूज़ करता है, कोई एक ABC यूज़ करता है, कोई 1-2 करता है, कोई गुड बैड भी यूज़ करता है, डिपेंड। उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना क्या है कि इंडिया में क्या क्या रेट होता है, तो वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन में सबसे पहला इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जैसे ही किसी पे डिपेंडेंट होएगी इसकी रेटिंग्स जो होंगी वो बायस्ड हो जाएंगी। सो अगर आपको अनबायस्ड रेटिंग चाहिए तो ऑब्वियसली आपकी रेटिंग एजेंसी भी अनबायस्ड होनी चाहिए। सो दैट इज वाई दीज आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज का, सेबी का या किसी भी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, दीज आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ जाओ एक कंपनी की रेटिंग कर रहा हूँ, कर दोगे? नहीं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली दोज
people who have the knowledge about the financial market, who have the knowledge about the internal structure of the company. Internal structure से ये मेरा मतलब नहीं है internal information, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी वर्क कैसे करती है. अगर आपको यही नहीं पता कि वो कंपनी, मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई भी IPO आती है ना, तो उसका एक फाइनेंशियल एनालिसिस रिलीज़ होता है. वो फाइनेंशियल एनालिसिस कोई भी करता है. अगर यूट्यूब पे जाओगे तो कोई भी कर रहा होगा, लेकिन कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ट्रस्ट हमें वो करना चाहिए जो न्यूज़ में रिलीज़ होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो न्यूज़, मेरा कहने का मतलब ध्यान से समझना, यूट्यूब से मैंने एग्जाम्पल से इसलिए थे, लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन यूट्यूब, कहीं भी जाओ पढ़ लो, पता नहीं कौन कौन बैठा हुआ है. लेकिन जब वही चीज़ CNBC पे आएगी या किसी न्यूज़ में आएगी, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? लिटिल बिट ऑफ इट. अगर वो सेबी की तरफ से आएगी, वैसे आएगी नहीं, बट डायरेक्ट रिसाइल की तरफ से आएगी, तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. सो प्रोफेशनल असेसमेंट का मतलब भी यही है कि दे आर सर्टेन नॉलेजेबल पीपल हु नो अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द मूवमेंट ऑफ द मार्केट, एंड दे आर प्रिडिक्टिंग द फर्दर मूव, द फ्यूचर मूवमेंट. फ्यूचर मूवमेंट बताने का मतलब भी यही है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट में इसका प्राइस बढ़ेगा या घटेगा. कोई इन्फॉर्मेशन नेगेटिव असर डालेगी या पॉजिटिव, क्योंकि ये चीज़ें इंट्यूशन नहीं होती. ठीक है, ये आपकी और मेरी इंट्यूशन पे नहीं चलती, ये असेसमेंट पे चलती है, हिस्टोरिकल डाटा के एनालिसिस पे. FM पढ़ के आए हो ना, 2 थ्योरी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कोई नहीं सकता. एक ऐसा चार्ट पढ़ा ना 2 थ्योरी का, कैंडल स्टिक्स पढ़ी थी, है ना, ये अपर है लिमिट, ये लोअर है, इसमें यहाँ एवरेज शो होता है. तो बेटा उसी को समझ के आपको ये पता चल सकता है कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ बनेगी, किस प्राइस पे बन सकती है. आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट बनेगी, बट दीज आर प्रिडिक्शंस. एटलीस्ट इतना आप पढ़ सकते हो कि कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पढ़ा है. ठीक है, तो जब मैं कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में लगा रही हूँ तो मेरे को पता तो होना चाहिए मुझे कॉल लगाना है कि पुट, मुझे सेल में लगाना है कि बाय में लगाना है, मुझे 5% डिस्काउंट पे लगाना है कि 5% प्रीमियम पे लगाना है, कि मुझे बेस वैल्यू पे लगाना है. ये सब पढ़ के आए हो. ये सब अपने आप नहीं बनता, और ये सब इंट्यूशन भी नहीं होता. ये सब आपके पिछले हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे आगे का प्रेडिक्शन होता है. ठीक है, सो क्रिसाइल या कोई भी रेटिंग एजेंसी वही काम करती है. दूसरी चीज़, इट ऑल्सो गिव्स यू एन अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय लेमैन. क्योंकि जैसे जो मैंने लैंग्वेज अभी बोली कि बच्चा कैंडल स्टिक है, बाय है, सेल है, ऑप्शन है, अब तुम जाओगे किसी शेयर मार्केट में किसी लेमैन को समझाओगे तो समझ में आएगा नहीं. उसको ये समझाना ज़रूरी होता है कि प्राइस कैसे मूव करने वाला है और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है. सो ये 2 पॉइंट यहाँ कवर होते हैं. इट गिव्स यू अ बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट and also gives you understandable information so that you can utilize it for your investment. ठीक है, next is about it gives you you in the sense borrower keeps a discipline on the borrower. आपको वो जो understandable information दी जाती है वो इसमें भी दी जाती है कि do not anticipate the situation randomly. कई लोग होते हैं सीधा 1 लाख लगा दिए. डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा है ना, क्यों पढ़ाया जाता है डाइवर्सिफिकेशन, पता है FM में? हेजिंग इज़ वेरी डिफरेंट बच्चा. हेजिंग इज़ एक्चुअली रिस्क टेकिंग, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑपोजिट. अगर आप हेजिंग कर रहे हो ना, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो. ठीक है, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो इसका मतलब अपने रिस्क को फैला रहे हो. अब फैला कैसे रहे हो? मेरे पास 1 लाख रुपये मैंने उठा के, क्योंकि मुझे लगा एक कंपनी का शेयर ना कल 100 रुपये बढ़ेगा, मैंने 1 लाख रुपये उठा के पूरे एक कंपनी में लगा दिया. वो कंपनी डूबी, मेरा पूरा 1 लाख डूबेगा. ठीक है, ये एक गलत इन्वेस्टमेंट है. लेकिन अगर मैंने थोड़ा बहुत मार्केट को समझ के, मैंने क्या किया, 1 लाख में से 50,000 शेयर पे लगा दिए, 10,000 डिवेंचर पे लगा दिए, 20,000 उठा के एक सेविंग अकाउंट में डाल दिए. ठीक है, और बाकी के बचे हुए पैसे मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिए. जिसमें से कि म्यूचुअल फंड में सेविंग में तो मुझे इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, म्यूचुअल फंड में हाई ना आए मिनिमम ज़रूर आता है, जो कि मार्केट के मतलब जो किसी बैंक के 4% से ज़्यादा है. तो इसका मतलब है कि मैंने उस इन्वेस्टमेंट में अपना एक 8 से 10% का सिक्योर रेट कर लिया. उसके बाद अगर मेरे शेयर्स पे पैसे बढ़े तो वो तो मेरा फ़ायदा है ही है, नहीं भी बढ़े तो मेरा ज़ीरो नुकसान नहीं होगा. लेकिन पहले वाले ऑप्शन में मेरा क्या हो रहा था? ज़ीरो. एक शेयर डूबा नहीं था, फिर वो सारे पैसे डूबे. सो डाइवर्सिफिकेशन इज स्प्रेड योर मनी इनटू अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव, फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव, सो दैट इफ वन ऑल्टरनेटिव इज गिविंग यू लॉस, ऑल दी ऑल्टरनेटिव विल नेवर गिव यू लॉस. अगर शेयर्स में पैसा लगाते हैं ना, मान लो आप बहुत बड़े हेजर का मतलब आप रिस्क लेना चाहते हो या रिस्क लेते हो, आपको शेयर में पैसा लगाना है, आप लगाओ. लेकिन बेवकूफ़ी क्या होती है, एक ही कंपनी में लगाओ, एक ही सेक्टर में लगाओ. अब सेक्टर कैसे होते हैं? बैंकिंग है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन है, एक कमोडिटी है, हाँ या नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक आपका ऑयल है, बतेरे हैं.
हर जगह डाइवर्सिफाई करो, एक साथ सारे कभी नहीं डूबते। लेकिन अगर बैंकिंग, और अब बेवकूफ़ी एक और, मैंने बैंकिंग में भी सारे बैंक्स में लगा दिया, वो भी गलती। अरे अगर एक बैंकिंग जाएगी तो सब जा रहे होंगे ना। सो दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, हाउ थिंग्स मूव्स। सो जो एजेंसीज है वो आपको क्या बता रही है, वो आपको यही तो बता रही है कि कौन सा सेक्टर अच्छा मूव कर सकता है। जैसे कि अगर हल्के से ऑयल के प्राइस अभी इंक्रीज हो, CNG के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो जाओ 3 दिन का स्टडी करो, मार्केट के शेयर डाउन हो गए, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हमेशा आपकी पॉकेट पे बर्डन डालता है। ठीक है, इसीलिए जैसे ही किसी चीज़ का, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है ना, तो उसकी कंपनी पे इम्पैक्ट आता है, और जो उसकी कंपनी पे इम्पैक्ट आता है वही ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स पे दिखता है। सो अब बात करते हैं कि ये जो एजेंसीज होती हैं, ये एज अ इन्वेस्टर कंपनियाँ, मान लो आप इन्वेस्टर हो, तो रेटिंग एजेंसी आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है? ऑब्वियसली सबसे पहले आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प कर रही है, आपको सही रेटिंग बता के। दूसरा, आपको सारी इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू दे देती है, पुराना भी देती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आने वाला वो बताती है, पहले उस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है, उसके म्यूचुअल फंड्स ने, उसके शेयर्स ने, वो भी आपको बताती है। सो दैट इज़ वाई यू गेट अ रिव्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। आपको शायद ये भी समझ में आ जाए वो सुन के कि आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट की थी उसमें क्या गलती थी या क्या अच्छा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दूसरा, आपको बैंकरप्सी से बचाती है, इट्स अ सेफ गार्ड ना, आपको समझा रही है ना कि अब अगर आप बेवकूफ़ और आप जाके डी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको बता दिया गया कि दिस इज द शेयर विच बिलोंग्स टू ए कैटेगरी, B, C, D, स्टिल यू आर चूजिंग B, देन यू आर नॉट अ गुड इन्वेस्टर। ठीक है, लेकिन इतना तो होगा कि अगर आपको किसी कंपनी को A बता रही है तो आप बैंकरप्ट नहीं होगे। दूसरा, आपके एफर्ट्स और कॉस्ट दोनों बचते हैं। किसी ब्रोकर को हायर करोगे, फिर उसको ब्रोकरेज दोगे, कमीशन दोगे, वो आपके बेसिस पे शेयर खरीदेगा। ठीक है, फिर आपको उससे कम्युनिकेट करना है कि कब खरीदे कब बेचे, इन सब में टाइम और कॉस्ट एफर्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके तब बचते हैं अगर आप उस प्रोफेशनल नॉलेज को लो। बिकॉज आई विल ऑलवेज से इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ब्रोकर्स आर नॉलेजेबल, ब्रोकर्स आर वर्किंग ऑन इंट्यूशन ऑल्सो। ठीक है, कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है? जिस कंपनी की रेटिंग हाई होगी उस कंपनी की अपने आप मार्केट में एक अच्छी गुडविल और इमेज क्रिएटेड होगी। सो दैट गुडविल एंड इमेज इज ऑटोमेटिकली बीइंग क्रिएटेड बाय अ गुड रेटिंग विच इज गिवन बाय द CRISIL और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा, उनकी खुद की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है। जैसे मान लो मेरी रेटिंग मार्केट में अच्छी चल रही है, तो मैं अगर किसी बैंक के पास लोन लेने जाऊँगी तो मुझे वो बैंक लोन ईजीली देगा। जैसे बैंक जो है SBI जो बैंक है, अगर मान लो उसके पास रिलायंस लोन लेने आता तो वो ना उसको बड़े प्यार से दे देगा, है ना। जैसे PNB ने किया था, PNB ने क्या किया था, माल्या वाला फ्रॉड पड़ा तुम्हारे पेपर में है, पढ़ेंगे हम उसको। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, वो एक कॉर्पोरेट गेम थी। कैसी कि आपकी इमेज ना मार्केट में बहुत अच्छी है, आप मिस्टर माल्या हो, आप किंगफिशर के ओनर हो, दिखाने के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। सो बैंक वॉज गिविंग यू लोन, 1 लोन अगेन लोन, देता जा रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि पहले वाला पूरा रिटर्न कब आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? करोड़ों में जब आपको लोन दिए जा रहे हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा की फिगर्स है वो, तो जब वो लोन दिया जा रहा है तो बैंक आपको लोन क्यों दे रहा है बार बार? क्योंकि आपकी एक इमेज है, आपका पेपर वर्क पूरा है या नहीं, आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है या नहीं, ऑडिटेड है तो सही है या नहीं। बैंक ने कुछ चेक नहीं किया, बैंक ने आपको कॉर्पोरेट इमेज पे लोन दे दिया, तो क्या हुआ उससे? तो एक फ्रॉड हो गया ना। नाउ द पर्सन इज गॉन, वो दुनिया में कहीं भी रह रहा है, नुकसान किसका है? बैंक एंड उसके लोगों का। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। सो एंड दिस पर्टिकुलर रेटिंग इज अ मार्केट फॉर डेट ऑल्सो। मार्केट फॉर डेट ऑल्सो क्यों? क्योंकि ये रेटिंग ना आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि मैं डिबेंचर्स में भी, शेयर्स के अलावा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि उससे भी एक रिटर्न आ सकता है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि आपकी इमेज अच्छी हो गई, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी लेस होगी, प्लस आपके पास एक ईजी एड हो गया। एड किस चीज़ का? टूल किस चीज़ का? मार्केट से फंड रेज करने का। क्यों? बिकॉज नाउ यू हैव अ गुड इमेज इन द मार्केट। सो दैट इज वाई मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर बैंक एंड मोर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपार्ट फ्रॉम बैंक विल बी विलिंग टू गिव यू लोन्स और एक्स्ट्रा हेल्प। देन जैसे सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप बहुत सही हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करना चाहती है, यू आर गेटिंग लोन, सो ऑब्वियसली यू आर गेटिंग लोन, यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योरसेल्फ। मार्केट में अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, जैसे एक शॉप से 2 करनी है, 2 से 3 करनी है, दिल्ली से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे से इंटरनेशनल जाना है या नेशनल जाना है आगे, तो क्या चाहिए होता है? पैसे। एक्सपैंड करने के लिए भी तो पैसे ही चाहिए ना। वो पैसे कहाँ से आएंगे? मार्केट से, अपनी जेब से तो नहीं आते ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर किसी को एक कंपनी दिल्ली में है और फिर उसे बॉम्बे में ओपन करनी है तो वो सारा अपना पैसा कैश लगा रहा होता है। कहाँ से आता है? लोन। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट।
दैट इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम लोन मार्केट। वो लोन कौन देगा? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों देंगे? क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट है। उनको आप पे ट्रस्ट क्यों है? इट्स अ रिवर्स सर्कल। ध्यान से सोचो कि आपकी एक्सपेंशन पैसे पे डिपेंड करती है, आपका वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी के लोन पे डिपेंड करता है, वो आपको लोन देगा या नहीं वो आपकी इमेज पे डिपेंड करता है, आपकी इमेज आपके मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, और वो परफॉर्मेंस की रेटिंग ये लोग बैठ के कर रहे हैं। सो दैट इज़ द सर्कल विच मूव्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द डूबियस रोल ऑफ क्रेडिट एजेंसी? सी डूबियस रोल क्या होता है, पहले एक लाइन सुन लो। As a credit agency, it's your work to provide a check and balance on the company seeking to raise debt from the market। जितना मैंने अभी बोला उसको अगर क्रक्स में बोलूँ तो क्रेडिट एजेंसी क्या कर रही है कि एक चेक कर रही है, एक बैलेंस प्रोवाइड कर रही है, सो दैट दोज कंपनीज हु वांट टू रेज डेट फ्रॉम द मार्केट दे कैन ईजिली अरेंज इट डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर आपने उसको ए रेटिंग दी, बी रेटिंग दी, तो आपने कैसे दी? आपने चेक किया होगा ना उसकी बैलेंस शीट, उसका एसेट स्ट्रक्चर, उसकी क्रेडिट वर्थिनेस, उसके पास कितनी लिक्विडिटी है, उसको कितने शेयर्स है, मतलब उसके पास खुद की कितनी इन्वेस्टमेंट है शेयर्स की मार्केट की फॉर्म में, वो रिस्की है कि नॉन रिस्की है, उसके बैंक में एनपीएस तो नहीं है, क्या क्या है, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड चेकिंग द क्रेडिट वर्थिनेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कैन नेवर बी जज बाय जस्ट लुकिंग एट द बैलेंस शीट। ये सब बेकार और सच में बुकिश है। सिर्फ बैलेंस शीट देख के फाइनेंशियल पोजीशन कभी चेक नहीं की जा सकती। यू हैव टू चेक ऑल द अदर इन्फॉर्मेशन एंड आई शुड से फिजिकली समटाइम। ठीक है, अब मैं बुक में लिख दूँ मेरे पास 5 करोड़ की बिल्डिंग है, नहीं खड़ी हो उस जगह पे, फिर बच्चा प्लीज़ मूव आउट ऑफ द क्लास विद योर फोन, मैं दोबारा नहीं बोलूँगी, गो मूव आउट ऑफ द क्लास विद योर फोन, यू विल गेट द अटेंडेंस, मैं दोबारा जेन्युइनली नहीं बोलूँगी, गो जाओ। सो द पॉइंट इज़ कि डूबियस रोल का मतलब क्या है? उनके ऊपर ना 2 प्रेशर होते हैं, मतलब मान लो मैं क्रेडिट एजेंसी हूँ, मेरे ऊपर 2 प्रेशर है, 1 इज़ कॉम्पिटिटिव, सेकंड इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉम्पिटिटिव क्यों? क्रिसाइल की रेटिंग पे ट्रस्ट करो कि मोदी की रेटिंग पे ट्रस्ट करो, किस पे ट्रस्ट करो? दोनों ने अलग अलग बोल दिया तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, दोनों का असेस करने का तरीका अलग हो सकता है, जजमेंटल चीज़ें हैं, आपकी और उसकी जजमेंट मैच नहीं करती। ज़रूरी नहीं आप दोनों गलत हो, मैच नहीं करती, सिचुएशन अलग है, आपके पास अलग डेटा है, उसके पास अलग डेटा, आपने अपने डेटा पे एनालिसिस कर दिया, उसने अपने डेटा पे एनालिसिस कर दिया, फिर क्या करें? मान लो आप डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा पता है ना, आपने इस क्लास का एवरेज निकाला हाइट का, उस वक्त ये बच्चे थे, हाइट कुछ और आई, एक और ऐड कर दो, किसी इसी क्लास का एक और स्टूडेंट ऐड कर दो, क्या होगा? एवरेज डिफरेंट हो जाएगा। सो द मूवमेंट इन्फॉर्मेशन, सी ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन रिसोर्सेज। सो द पॉइंट इज, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ईको पढ़ी है ना, सिर्फ इसका डूबियस रोल समझा दो। एवरेज इंडियन इनकम स्टैटिस्टिकल इंडियन बुक्स में अलग मिलेगी और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन निकाल दी ना तो वो अलग मिलेगी, टीवी के चैनल पे कहीं और मिलेगी, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन किसी और न्यूज़ में, 2 न्यूज़ में भी अलग अलग मिलेगी, हाँ या नहीं? एग्जिट पोल कभी देखा? एक चैनल बोल रहा होता है 36 सीटें जीत गए, दूसरा चैनल बोल रहा होता है 35 जीत गए, थोड़ी देर बाद वो भी 36 बोल रहा होता है, दूसरे वाला 35 बोल रहा होता है। पता है क्यों होता है? क्योंकि दोनों अपने अपने डेटा पे काम कर रहे थे, गलत कोई नहीं बोल रहा होता, उस वक्त जो डेटा अवेलेबल होता है आप उतना ही आंसर करते हो। सेम गोज फॉर रेटिंग एजेंसी, वो कोई हवा में तीर तो मारने नहीं वाले, वो भी डेटा से एजेंसी से रैंकिंग निकालेंगे। सो द पॉइंट इज दे ऑल्सो हैव कॉम्पिटिटिव प्रेशर which organization is actually getting rated by them. That also makes a lot of things. Like क्रिसाइल के पास कौन सी ब्लू चिप कंपनीज है, उसके पास कौन सी ब्लू चिप कंपनी है, दे आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अर्निंग मनी। आपको क्या लगता है रेटिंग एजेंसी में बंदा डेटा कलेक्ट कर रहा है, आपको रेटिंग दे रहा है, तो क्या वो फ्री में काम कर रहा होगा? नथिंग कम्स फ्री, दे ऑल्सो नीड मनी, दे ऑल्सो नीड टू वर्क और रन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज़ वाई वो प्रेशर उनके ऊपर होता है। सम टाइम बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर दे मे गो फॉर दी wrong unethical practices which leads to the second pressure which is called conflict of interest. See, conflict of interest का मतलब ही यही है कि you have always a pressure to have more profits or to grow with the profits. Why? Because ultimately at the end of the day you yourself is an organization. ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉफिट के नहीं चल सकती। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, गिविंग द अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन एंड द अनबायस्ड ट्रेडिंग एंड ऑल्सो अर्निंग द प्रॉफिट, दीज जस्ट कैन नॉट बी बैलेंस, इट जस्ट नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता बैलेंस।
तो जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उससे मैच नहीं करता, तो समटाइम यू गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू दी पब्लिक। अब मैं रॉन्ग नहीं बोलूँगी, बट समटाइम दैट इज बाइस्ड, मे बी बाइस्ड बाय वन फैक्टर, मे बी बाइस्ड बाय अनदर फैक्टर। You are being biased by factor A, maybe price. You are being biased by factor B, the position of the director or the scandal of the director. आप दोनों के बेसिस पे अलग अलग रेटिंग दे दो। आपने रेटिंग B दे दी, उसने B प्लस दे दी। अब पॉइंट ये B और B प्लस में बहुत फ़र्क नहीं होगा, लेकिन फैक्टर जो जज किया वो डिफरेंट हो सकता है। एक फाइनेंशियल है, क्वालिटेटिव है। सोच के देखो, हाउ योर CG इज मूविंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउ योर डायरेक्टर्स आर बिहेविंग, दैट इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। हाउ योर प्राइस इज मूविंग, that is a quantitative factor. It all depends upon the factor that is being taken by the organization for the judgment or for the rating of the company. ठीक है? Then corporate governance rating is not important, क्योंकि rating कैसे होती है, किस लेवल पे होती है, उसकी हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्लियर है रेटिंग एजेंसीज क्या हो सकती है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म, एक्टिविज्म क्या होता है। शेयर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के कौन होते हैं, ओनर, एक्चुअली देयर होते हैं, क्योंकि पैसा उन्हीं का लगा होता है, जिसका पैसा लगा होता है वो ओनर होता है। दूसरी चीज़, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इफ़ दे आर क्वाइट डाइल्यूटेड ओनली देन दे हैव द पावर। ठीक है, डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, आपके पास 1% है, इनके पास 0.5% है, इनके पास 1% है, 2 है, 3 है। अगर सीधा ही 50-56% मेरे पास है तो फिर पावर तो मेरी ही है, फिर आप कितना भी वोट करते रहो किसी डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मान लो किसी डिसीजन पे येस और नो के लिए वोटिंग होगी, ठीक है, मेरे पास, और वोटिंग का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, मेजॉरिटी, मेरे पास 60% शेयर है। अब आप येस बोलो या नो बोलो, डिसीजन किसका आएगा, 60%। डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है नेवर गिव योर शेयर। आपने इंडिया में नेवर गिव योर शेयर टू वन सिंगल पर्सन, आपने इंडिया में सुना है ये जो बिजनेस फैमिलीज़ होती हैं, ये बिजनेस फैमिलीज़ कितनी भी AGM बुला लें, एनुअल जनरल मीटिंग, आपको लगता है कि रिलायंस का कोई भी डिसीजन बैठा हुआ पब्लिक ले रही है, वो खुद ले रहा है। क्यों? क्योंकि या तो शेयर उसके पास है, उसके फैमिली के पास है। मोस्टली शेयर फैमिली के पास होते हैं ना। जितनी भी पैसा होगा जो शेयर्स की फॉर्म में घूम रहा है वो एक्चुअली ज़्यादा उनका है। ज़्यादा से मेरा मतलब ये नहीं है कि भैया 100% है, फिर तो वो रन नहीं कर सकते ना। जनरल पब्लिक का भी पैसा होता है, लेकिन होता पता क्या है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लगाती हूँ। मैंने कंपनी का IPO निकाला 2005 में, ठीक है, धीरे 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 वो शेयर वापस उनके पास चले जाते हैं। कैसे? वो आपसे इनडायरेक्टली खरीद लेते हैं, क्योंकि जब आप शेयर मार्केट में शेयर बेच रहे हो तो आप पूछने जा रहे हो कि मिस्टर A को बेच रहे हो कि मिस्टर B को बेच रहे हो, आपको कोई फ़र्क पड़ता है? अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, मैंने शेयर आज खरीदा और कल बेच दिया, डू यू थिंक आई एम इंटरेस्टेड हु इज़ परचेजिंग और बाइंग द शेयर? नो, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द मनी, द अमाउंट। इट वॉज 800, नाउ आई एम गेटिंग 900, आई एम हैप्पी। दैट इज़ द ओनली कंसर्न ऑफ द जनरल पब्लिक। लेकिन वो पावर वापस उनके पास जाती रहती है। ये इट्स अ कॉन्टीन्यूस गेम जो चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि आज रुकेगा कल रुकेगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो, देयर शुड बी अ वे वेयर शेयर होल्डर is able to put some influence on the corporate. You can't control the corporate, ये बात याद रखिए। एज ए शेयर होल्डर आप कॉर्पोरेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन्फ्लुएंस तो कर सकते हो। लेकिन आप इन्फ्लुएंस कब कर सकते हो? जब आपके पास 1% है, जब आपके पास बाकी 40% है। वो तब होगा जब वो 40 इकट्ठे होंगे, समझे? डाइल्यूटेड होने के बावजूद भी यू कैन बिकम अ एक्टिविस्ट, और वो क्या होता है? इकट्ठे होना। सो as a owner, whatever right has been given to you, which is one share one vote होता है, one share one vote, तो वो जो आपका one share one vote है वो उसे कंट्रोल ना करे बट वो कॉर्पोरेट को इन्फ्लुएंस करे, उसके लिए बाकी शेयर होल्डर्स को किसी भी डिसीजन को लेने से पहले मिलना इन द सेंस इकट्ठे होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया बच्चा। शेयर होल्डर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वोटिंग से ही कर सकते हो, उसके अलावा कर नहीं सकते। यू कैन रेज योर वॉइस थ्रू योर वोटिंग कार्ड ओनली, कि आपको वो डिसीजन अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है,
बाकी डिपेंडिंग अपॉन एक चीज़ याद रखना, 1 वोट 1 शेयर कई बार प्रोपोर्शनेटली भी होता है, वो प्रेफरेंस में ज़्यादा होता है, इक्विटी में नहीं होता। इक्विटी में 1 शेयर 1 होता है। प्रेफरेंस के केस में कभी कभी वोटिंग प्रोपोर्शनेटली दी जाती है कि आपके पास कितने शेयर हैं उसके अकॉर्डिंग। अब जो मेन बताना है, कल मैं मेजर गवर्नेंस फेलियर करवाऊंगी, वो तो कल ही होगा। अभी टाइम क्या हुआ बाय द वे? टाइम तो नहीं हुआ। हाँ 9:55। अच्छा ठीक है, तो मैं एक टॉपिक करा रही हूँ, उसके बाद कल हो सके तो क्लास मत मिस करना। रीज़न बीइंग मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इम्पॉर्टेंट, फेलियर वाला कि कौन कौन सी कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर है। उससे पहले अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल बी गिविंग यू अ एरो डायग्राम, रीड दैट एरो डायग्राम, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कब क्या हुआ था और किस वजह से वो फ्रॉड हुआ था। ठीक है, अब एक बात करते हैं पॉलिटिकल फंडिंग की। कि पॉलिटिकल फंडिंग क्या होती है सबको पता है। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबसे बड़ा फंड देने वाली एक्चुअली कॉर्पोरेट्स होती है। क्यों? क्योंकि उन कॉर्पोरेट्स को बाद में अपने डिसीजन पार्लियामेंट में पास करवाने हैं, मार्केट में पास करवाने हैं, उसके लिए पावर उन्हें कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट से या पॉलिटिकल लीडर से। सो कॉर्पोरेट फंडिंग इन पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, बट इट्स एन अनएथिकल कॉन्सेप्ट। हाँ या नहीं? अनएथिकल क्यों होता है आपके अकॉर्डिंग? वो और कुछ थोड़ा सा और देखो, पहले तो मैं बताती हूँ अनएथिकल क्यों है, फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में क्या है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कंपनीज बिल्कुल ब्लाइंडली पैसे दे देती हैं। ब्लाइंडली इन द सेंस कि जिसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं, कैश नहीं निकलता सारा, कहीं ना कहीं पेपर्स पे भी पास होता है। तो पेपर पे जो पास होता है वो सुन लो। अगर एक कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ कंपनी विच हैज़ बीन इन एक्सिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए और 3 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी होनी चाहिए, 3 साल से कम पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट 3 साल से ज़्यादा हो चुकी हो, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू 7.5%, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑफ देयर नेट प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी आपका उस साल का जितना प्रॉफिट है उसका 7.5% तक नेट प्रॉफिट का आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को एज अ डोनेशन दे सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल रेजोल्यूशन। आपको पता है जनरल रेजोल्यूशन 1/3 होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन हाफ होता है, पता है ना? अच्छा, लॉ नहीं पढ़ी? कैसे सर घुमा रहे हो? लॉ में 2 ही रेजोल्यूशन होते हैं बच्चा, एक जनरल और एक स्पेशल। अगर आपको जनरल रेजोल्यूशन पास करवाना है, यानी कि आपके कोरम का 1/3 लोग उससे एग्री करना चाहिए, और अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है तो आपके कोरम का हाफ, 10 है तो 5 लोग एग्री करने चाहिए, और अगर 11 है तो 6 लोग एग्री करने चाहिए। इस तरीके से रेजोल्यूशन पास होते हैं, अपने आप तो रेजोल्यूशन कोई पास नहीं होगा। सो इफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट एंड दी कंपनी 3 ईयर ओल्ड कंपनी कोई भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहती है, तो उसको अपने ऑडिटिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ऑडिटिंग में शो करना पड़ेगा ना कि जनरल रेजोल्यूशन के थ्रू 7.5% या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, पास हुआ। ठीक है, दूसरा रूल, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ता है। आपने अगर P&L कभी बनाया है, ठीक है, तो उसमें होता है डोनेशन, उसमें होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अगर वो लीगल है, इलीगल है तो उसका तो कोई डिस्क्लोजर होगा। जैसे मान लो अगर आपने 9% से ज़्यादा दे दिया तो फिर आप डिस्क्लोज कर पाओगे उसको? नहीं, क्योंकि वो ऑडिटिंग में पास ही नहीं होगा। सो जो वाइट मनी के तौर पे दिया जा सकता है दैट इज 7.5%। इफ़ एनी कंपनी मेक्स एनी कॉन्ट्रीब्यूशन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दीज प्रोविजन, यानी इन प्रोविजन से हटकर अगर आप कुछ करते हो ज़्यादा कम नहीं, द कंपनी इज पनिशेबल विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू द 5 times ऑफ द अमाउंट विच हैज़ ऑलरेडी बीन डोनेटेड। ठीक है, टू द एवरी ऑफिसर हु इज़ इन डिफॉल्ट, यानी कि जो डिक्लेयर हो जाएगा कि इसकी गलती है, इसकी गलती है और इसकी गलती है, जिसकी वजह से ये प्रोविज़न फॉलो नहीं हुआ,
तो हर वो पर्सन, अगर आपने 7 लाख की डोनेशन दी है तो आपको 35 लाख इंडिविजुअली फाइन लग सकता है, ठीक है, 5 टाइम मोर द अमाउंट देने। आई होप ये प्रोविजंस क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए वो मैंने एक छोड़ा है जो पता होना चाहिए, दैट इज़ ई-फाइलिंग, ई गवर्नेंस, ठीक है। इसको पढ़ो और डाउट हो तो बताना, ये बता देती हूँ होता क्या है। बच्चे ई गवर्नेंस का मतलब भी यही है दैट यू आर यूटिलाइजिंग द ई पोर्टल और द यू शुड से टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड एवरीथिंग टू मेंटेन और टू डिक्लेयर दैट यू आर अ कॉर्पोरेट गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात। दूसरी चीज़, इसे ग्रीन गवर्नेंस भी बोलते हैं, जिसको ग्रीन गवर्नेंस कैसे बोलते हैं, बिकॉज देखो अगर आप कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हो, अपने एम्प्लॉइज़ को बता रहे हो, तो पहले क्या होता था, अभी तो कॉलेज में भी होता है, हर चीज़ ना प्रिंट करके बोर्ड करके लगाना पड़ता था। अब आजकल सब कुछ ई नोटिस बोर्ड पे होता है या नहीं होता? आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंटेड छपे होते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट है? नहीं, वो उनके ऐप्स में अवेलेबल होते हैं, वो उनको डेली व्हाट्सएप पे दे दिए जाते हैं। जो शेड्यूल होता है वो आपको ऑनलाइन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इट्स सेविंग पेपर। यू आर बिकमिंग मोर गवर्न बट ई गवर्नड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल था ई गवर्नेंस का। दूसरा कि जैसे यहाँ पे हाँ लिखा ही है, कटिंग डाउन द हैबिट्स ऑफ यूजिंग मोर पेपर, सो ऑब्वियसली यू आर सेविंग ट्री, वाइस वर्सा सोचो, यू आर बिकमिंग मोर ग्रीन। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कॉर्पोरेट अफेयर्स में MCA ने 21 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसका एक्चुअल मीनिंग क्या था, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ या जनरल पब्लिक या आपके जो इन शॉर्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें किस तरीके से ई गवर्नेंस को इनकलकेट किया जा सकता है, हैबिट बनाया जा सकता है, ठीक है, वो उनका काम है। इसे याद रखना, ई गवर्नेंस वन डे कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आज आपको बोलूँ कि आपको ना आगे यहाँ पे रजिस्टर भी यूज़ नहीं करना, आपको सब कुछ फ़ोन पे लिखना है, फिर आपको फ़ोन से ही पढ़ना है या अपना लैपटॉप लेके आया करो, जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स में होता है। दे नॉर्मली डू नॉट कैरी रजिस्टर, दे ऑलवेज कैरी देयर लैपटॉप, पता है। अगर कभी मैनेजमेंट स्कूल देखोगे ना, मैनेजमेंट स्कूल इन द सेंस मैनेजमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, दे यूजुअली कैरी देयर लैपटॉप, दे आर टेकिंग लेक्चर देयर ऑन, आई मीन दे आर टेकिंग लेक्चर और रिकॉर्डिंग एवरीथिंग ऑन द लैपटॉप ओनली। व्हाई? शौक है? नहीं, क्या होता है उसी को आप ये कहते हो कि इट्स ऑल्सो अ ई फॉर्म, ई फॉर्म इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेयर यू आर सेविंग योर एनवायरमेंट, ठीक है। देन इवन ऑल दी ऑनलाइन एक्सेस हैज़ बीन गिवन टू ऑल रजिस्ट्री रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। यानी कि ये वैसे तो इसका क्वेश्चन इतना नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आज की डेट में स्पेसिफिकली कोविड के बाद बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए हो, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए हो, आपको किसी जो SDMC सुना है ना, वैसे DMC होता है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अब उसमें S लगा दो, N लगा दो, W लगा दो, जो लगा दो डायरेक्शन के हिसाब से। ये करते क्या है, क्या करती है? अरे भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है आपको पता नहीं है? क्या होती है? आपको क्या लगता है जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं उसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है? बच्चा तुम ग्रेजुएट होने वाला, तुमको पता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? तुमको तुम्हारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, बाहर से आने वाले बच्चों को चाहिए होता है ना, कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ज़मीन यानी लैंड एरिया की रजिस्ट्री करवानी है, नई बिल्डिंग खरीदी है, रेवेन्यू सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपना डेथ सर्टिफिकेट, अपना नहीं किसी और का, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, या आपको कोई और ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको किसी हॉस्पिटल की रजिस्ट्री के लिए कुछ और चाहिए, ठीक है। ये सब जो होता है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंकिंग हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, DDA हो गया, बेटा इन सब से जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क होता है वो सब आज के डेट में ऑनलाइन है। लाइसेंस बनवाना है कार चलाने का, चाहिए या नहीं, मतलब जिसको चाहिए होगा, तो आपको क्या लगता है कि अब हर चीज़ के लिए फॉर्म भरे जाते हैं? पहले तो लोग लाने वाले के फॉर्म भरते थे ना, अब क्या हुआ है? और अब सर्टिफिकेट भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं दिया जाता, आपको आपकी डिग्री तक नहीं दी जाएगी। दी जाएगी आपको लगता है? नहीं, प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगी, प्रिंट करवा लेंगे। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि होता क्या है दैट आई टेल यू व्हाट, इससे रिलेटेड नहीं है बट हाँ इसका इम्पैक्ट वही है अल्टीमेटली। जैसे हाँ एक चीज़ बोल रही थी, सर्विसेज कौन सी जो मैंने बोल दी,
किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ऑनलाइन अवेलेबल है कंपनीज के सेंस में। बैलेंस शीट वगैरह अपलोडिंग अवेलेबल होती है। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करवाए हैं, वो भी ऑनलाइन होता है। कंपनी को अपनी ऑडिटिंग के लिए फाइलिंग करनी है, ITR फाइल करना है अपना कंपनी का, वो भी ऑनलाइन होता है। कंपनी को अपना MOA यानी मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑल्टर करवाना है, चेंज करवाना है, तो उसकी नोटिफिकेशन भी वो ऑनलाइन ही देगा। दैट इज़ ऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस या ग्रीन गवर्नेंस, ठीक है। अगर इवन आप इन्वेस्टर हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इन्वेस्टर रिड्रेसल पे चले जाओ। आपका बैंक में कोई फ्रॉड हो गया, आपसे गलती हो गया, कुछ और हो गया, आप अबेंसमेंट में चले जाओ। दीज आर ऑनलाइन सर्विसेज विच आर अवेलेबल टू एवरीवन। क्यों अवेलेबल है, उसका लॉजिक मैंने बार बार बोल दिया कि इट इज़ बच्चा गवर्नेंस, इट इज़ ग्रीन गवर्नेंस, सो दैट यू कैन पुट लेस प्रेशर ऑन द मदर अर्थ कह लो या नेचर कह लो, ठीक है। नाउ गवर्नेंस में कौन कौन से प्रोविजंस है वो मैंने बता दिया। कंपनी की फॉर्म में कंपनी नोटिस ऑफ मीटिंग फॉर्म में दे सकती है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर्म में कर सकती है, ठीक है। कोई भी एविडेंस अगर किसी को चाहिए विच आर कॉल्ड असेसिबल डॉक्यूमेंट। सी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी विल नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन, बट देयर मे बी सम डॉक्यूमेंट विच आर इजीली अवेलेबल। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, हर साल की बैलेंस शीट अवेलेबल होगी, रूल है, उसको रखनी है। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाओ, देयर आर सर्टेन रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर यू, कभी पढ़े नहीं होंगे बट हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है एंड एथिकल भी होती है। देन वोटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, आपने भी देखा होगा। वो एक अलग बात है, आप घर बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको वोट करना हो तो लैब में जाके MGRM पे ही करते हो ना। हाँ, पहले लोग स्लिप में भरते थे, हम लोग आज भी डूटा के इलेक्शन के लिए स्लिप में भरते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि कहाँ पे वो फॉर्म लॉन्च हो गया और कहाँ पे वो फॉर्म लॉन्च नहीं हुआ। कंपनीज के केस में इट हैज़ बीन पर्टिकुलरली लॉन्च्ड, ठीक है। आई विल बी एंडिंग हियर एंड विल बी डूइंग ऑल द कॉर्पोरेट लॉज फेलियर्स टुमारो, ठीक है। मीनवाइल जितना मुझसे हो सकेगा आई विल बी सेंडिंग यू, लेकिन फिर भी इतना पढ़ के आना, ठीक है। थैंक यू।